बात अब मान सम्मान और अहम में फंस कर रह गई। जिन्हें अपने जीवन का अहम फैसला लेना था, वो दूसरे लोगों के झूठे अभिमान में फंस कर रह गए। अभिनव ने अपनी तरफ से पहल भी की, लेकिन हार तक के उसने भी घुटने टेक दिए और रुचिता को अब अपनी ससुराल पक्ष से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। अदालत में जज साहब अपनी हथौड़ी को 3 बार टेबल पर मारते हैं और घोषणा करते हैं कि ये अदालत इस तलाक को मंजूरी देती है। अभिनव और रुचिका दोनों के चेहरों पर जो विजयी मुस्कान थी वो धूमिल हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एदल यादव और आप देख रहे हैं सच का सफ़र। आज जो कहानी लेकर के चल रहा हूं उसका शीर्षक है तलाक के बाद भी नहीं टूट सका 7 फेरों का बंधन। अभिनव और रुचिका 2 पति पत्नी थे। रुचिका के घर में उसकी बड़ी भाभी की चलती थी और अभिनव के घर में उसके बड़े जीजाजी की चलती थी। जज साहब ने जैसे ही अपनी टेबल पर 3 बार हथौड़ी का खट खट करके जो घोष किया, आवाज़ की और कहा कि ये अदालत इस तलाक को मंजूरी देती है, तो अभिनव और रुचिका दोनों के पक्ष के लोगों के चेहरों पर एकदम से विजयी मुस्कान फैल गई और उठ कर के लोग अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं। अभिनव वहाँ से सीधा उठा और अदालत के सामने ही बने एक कॉफ़ी हाउस में बाहर बैठ कर के चाय पीने लगा। इधर रुचिका कोर्ट से निकलती है और स्कूटी स्टार्ट करके अभिनव के सामने से जैसे ही निकल रही होती है, दोनों के आमना सामना होता है और रुचिका सारी गुस्सा अपनी स्कूटी पर निकाल करके एक्सीलेटर बढ़ा करके चली जा रही है। कुछ ही दूरी पर चल पाई थी। अभिनव पीछे से देख रहा था। एक पल उसने रुकना गवारा नहीं समझा। तो दोस्तों, कुछ दूरी पर जा कर के और सामने से एक 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी। रुचिका की स्कूटी उसमें टकरा जाती है। अभिनव दौड़ करके जाता है तो क्या देखता है, रुचिका के शरीर से खून निकल रहा था, सिर में चोट लग चुकी थी। अभिनव तुरंत एक ऑटो का इंतज़ाम करता है और ऑटो लेकर के सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां रुचिका को एडमिट कराता है। रुचिका बेहोश थी। कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही रुचिका को होश आता है तो अभिनव को सामने देखती है और कहती है कि मुझ जैसी बदचलन चरित्रहीन महिला के पास अब क्यों आए हो। तो अभिनव अपना सा मुंह बना करके कहता है, रुचिता, ये वो समय नहीं है और तुम्हारे हिसाब से मैं भी निकम्मा, आवारा और बाहरी औरतों से नैन मटक्का करने वाला हूँ। और थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। इधर रुचिका के भैया और भाभी को खबर मिल चुकी थी, मगर कोई हॉस्पिटल तब तक नहीं पहुंच पाया था और दोनों थोड़ी सी बात करते हैं। तो अभिनव कहता है कि तबीयत कैसी है। तो रुचिका बोली, तुमने अपने पैर का ऑपरेशन नहीं कराया। अभिनव कहता है, क्या ऑपरेशन कराना है, मैंने तुम्हारे लिए
5 लाख रुपए का इंतज़ाम किया था, जिन्हें तुम रख लेना, बहुत जल्दी मैं आपको वो रकम दे दूँगा। पता नहीं एकदम क्या रुचिका के मुंह में मन में आती है, और रुचिका मायूस होकर के अभिनव से कहती है, हमेशा दूसरों के लिए जिए थे, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसा करो, वो मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे आप रख लेना। अभिनव कहता है, नहीं रुचिका, वो पैसे तो आप रख ही लेना, मैं वो पैसे आपको ज़रूर दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को मेहनती इंसान नहीं साबित कर पाऊंगा, फिर भी मेरे माथे पर आवारा और निकम्मा ये कलंक लगे रहेंगे। इसी बीच दोस्तों रुचिका के भैया और भाभी आते हैं, और भैया और भाभी ने आकर के जैसे ही अभिनव को देखा तो रुचिका का भाई एकदम से अभिनव पर गरज पड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुचिका, तुम नहीं जानती हो ये कितना गिरा हुआ आदमी है, और ये सब प्रपंच इसी का रचा हुआ था, ये तुम्हारी जान भी ले सकता था। रुचिका आंखें बंद कर लेती है और अभिनव वहाँ से उठ करके सीधे अपने घर को चला जाता है। और उसका दिल तो तब टूटता है जब घर में पहुँचता है तो परिवार वाले, उसका बहनोई सब पार्टी कर रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, केक काट रहे थे केस जीतने की खुशी में। ये देख करके उसका दिल बहुत टूट जाता है और वो सीधे अपने बेडरूम में जाकर के बेड पर लेट जाता है। दोस्तों सामने जो अलमारी रखी हुई थी उसमें रुचिका की कुछ साड़ियाँ रखी हुई थीं और कुछ चीज़ें और रखी हुई थी जिन्हें वो अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती थी। उनको देख करके अभिनव की आंखों में आंसू छलक आते हैं और सोच के गहरे समुद्र में डूब जाता है। दोस्तों 5 साल पहले जब वो रुचिका की गोद भराई में गया था, सेरेमनी में गया था, पहले से ही मालूम पड़ चुका था रुचिका के माँ बाप नहीं हैं, भाई बहन हैं। इस बात को लेकर के घर में पहले ही भूचाल था। जब जाकर के देखता है तो सुंदर सुडौल, दिखने में बहुत खूबसूरत रुचिका सामने आती है और 2 मिनट बात करने का मौका जब मिलता है तो रुचिका के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि मैं आपको ज़िंदगी में कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक यही बात अभिनव के दिल में घर कर जाती है और धूमधाम से वो शादी होती है। शादी के बाद जब रुचिका अपनी ससुराल पहुंचती है, कुछ समय बड़ी हर्षोल्लास के साथ बीता और उसके बाद में कुछ समय के बाद जैसे ही अभिनव के छोटे भाई की शादी होती है, तब तक वो सीए बन चुका था और चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद में उसकी अच्छे घर से शादी होती है। तो अभिनव की माँ और परिवार वाले बड़ा होते हुए भी उसकी, अभिनव और उसकी पत्नी की कद्र इज्जत करना कम कर देते हैं। और चूँकि अभिनव चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी और इधर उसकी जो पत्नी थी उसको दान दहेज ठीक मिला था। तो बात बात पर कोसना, उलझना अभिनव की माँ की आदत बन जाती है। एक दिन अभिनव घर से बाहर नौकरी के सिलसिले में जाता है और अभिनव का बड़ा बहनोई रुचिका को लेकर के उसके मायके पहुंचा देता है और खबर भिजवा दी जाती है कि हमारी तरफ से रिश्ता कैंसिल समझिएगा। इधर अभिनव बहुत कोशिश करता है उससे संपर्क करने की, तो रुचिका की बड़ी भाभी इसी बात को लेकर के अभिनव से रुचिका का संपर्क यानी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं होने देती है और कहती है कि ऐसे लोगों से तो तलाक लेना ही बेहतर है। तो जब बात मान सम्मान पर पहुंची और जिनको अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लेना था वो दूसरे लोगों के चक्कर में उलझ करके रह गए। अभिनव ने बहुत पहल की लेकिन हार थक करके, सामर्थ्यहीन होकर के वो भी बैठ गया
और इधर रुचिका को भी ससुराल पक्ष से सारी उम्मीदें टूट गईं और वो तलाक की अर्जी डाल देती है। यही शोका समुद्र, इन्हीं बातों की उधेड़-बुन में अभिनव अपने बेड पर पड़ा सोच रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन जब उठा करके देखा तो फ़ोन पर रुचिका लिखा हुआ आ रहा था, यानी रुचिका ने कॉल की हॉस्पिटल से। तो अभिनव पलक झपकते ही फ़ोन उठा लेता है। उधर से आवाज़ आती है, कैसे हैं, नींद नहीं आई? तो रुधे हुए गले से एकदम अभिनव कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? भैया भाभी हैं या चले गए? रुचिका कहती है, यहाँ पर कोई नहीं है। अभिनव बोलता है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, और इतना कह कर के फ़ोन काट देता है और घर से निकल के ही डिनर पैक कराता है होटल से, और होटल से डिनर पैक कराने के बाद में वो सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। तो रुचिका अकेली थी, सिर पर पट्टियाँ बंधी हुई थीं, खून बहना अब बंद हो चुका था। अभिनव को देखते ही रुचिका कहती है, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, और हाथ का सहारा दे करके अभिनव रुचिका को बेड पर बिठा लेता है। और जैसे ही खाना खाने के लिए टिफ़िन खोलता है तो रुचिका देखती है उसकी पसंद की सब्जियां उसमें रखी हुई थीं। दोस्तों, इसको देख कर के रुचिका की आंखों में आंसू छलक आते हैं और रुचिका कहती है, तुम्हें अब भी यही पता है कि मैं क्या सब्ज़ी पसंद करती हूँ? तो अभिनव कहता है, रुचिका, मैं तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ। और दोनों साथ में खाना शुरू हो जाते हैं। अभिनव अपने हाथों से रुचिका को खाना खिला रहा होता है। समय उन परिस्थितियों ने उन लोगों को नहीं दिया था कि एक जगह बैठ करके अपनी गलतियों को क्षमा याचना एक दूसरे से करते। कुल मिलाकर के एक बार पुनः ईश्वर ने उन्हें वो समय दिया और तलाक के उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। इस तरीके से दोस्तों, खाना खाने के बाद में रुचिका को वॉशरूम जाना होता है, तो अभिनव सहारा दे कर के रुचिका को वॉशरूम तक ले जाता है। सहारा, जिस सहारे की ज़रूरत आज हर स्त्री, हर पुरुष को पड़ती है। और वॉशरूम से पुनः वापस ला करके अभिनव रुचिका को बेड पर बिठा देता है। हिम्मत करके अभिनव एक बात कहता है, रुचिका, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि बुरा ना मानो तो। और कहता है, क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं? दोस्तों, रुचिका तो ईश्वर से मन ही मन यही अपने लिए वरदान मांग रही थी। इतना सुनते ही रुचिका अपनी गर्दन अभिनव के सीने पर लगा देती है और झपट कर दोनों एक दूसरे से गले मिल करके बहुत रोते हैं। और इसके बाद तलाक के बाद भी दोनों का पुनः मिलन होता है और हॉस्पिटल से सीधे दोनों निकल देते हैं अपनी नई दुनिया बसाने के लिए। तो बंधुओं, कैसी लगी मेरी ये कहानी? और इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ यही मकसद था कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, 7 फेरों का जो बंधन होता है, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तलाक के बाद भी हमारे सनातन धर्म में, हमारा सनातन धर्म कितना पवित्र है कि कोई लोग इस मजबूत रिश्ते को नहीं तोड़ सकते यदि दोनों पति पत्नी अपनी जगह पर ठीक हों। तो भावी पीढ़ी से और आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने छोटे मोटे झगड़ों को, अपने फैमिली रिलेटिव छोटे मोटे झगड़ों को अपने आप ही
निस्तारण कीजिएगा, सॉर्ट आउट कीजिएगा। किसी बाहरी व्यक्ति, जैसे उधर अभिनव का बहनोई, इधर रुचिका की भाभी, किसी को इंटरफेयर करने की अपनी पर्सनल लाइफ में इजाज़त मत दीजिएगा बंधुओं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। पुनः मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।